हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 4। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि जर्मनी में 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने एलाइज़ को रेपरेशन देने से मना कर दिया था। और फिर आपको याद होगा कि बाद में अमेरिका को जर्मनी पर तरस भी आ गया था और उन्होंने जर्मनी को रेपरेशन से मुक्त भी कर दिया था। तो उसके आगे क्या हुआ? अमेरिका लोन जर्मनी मनी टू स्टेबलाइज द जर्मन इकनॉमी। अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया ताकि जर्मनी जो है वो अपने देश में इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर सके। और ऐसा ही हुआ। 1924 से लेकर 1929 तक जर्मनी की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी सुधार आ गया। उसके बाद क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब 1924 से लेकर 1928 तक इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक ही चल रही थी, लेकिन 1929 में अचानक से डिप्रेशन हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वो डिप्रेशन नहीं है जो टेंशन से होता है, एंजाइटी से होता है। ये डिप्रेशन का मतलब है टंबल, यानी गिरावट। आपने न्यूज़ हेडलाइंस में सुना होगा कि जैसे आज सेंसेक्स में उछाल, आज निफ्टी में गिरावट। तो ये जो हेडलाइन आती है ना, ये गिरावट और उछाल ये कैसे होता है? जब शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट में जब शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए या शेयर्स खरीदते हैं, तो तब इसमें उछाल आता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते, जब वो बैंक में पैसे नहीं डालेंगे, जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जब वह शेयर्स नहीं खरीदेंगे, तो शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन हो जाता है, गिरावट आ जाती है। ठीक, तो वही हुआ था 1929 में। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, बहुत भारी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली थी, जिससे मार्केट सारा ठप हो जाता है, कंपनीज बंद हो जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है जब डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो वो देखते हैं वो क्या था। द डिज़ास्टर बिगैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लीडिंग इकनॉमी इन द वर्ल्ड। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन का जो डिज़ास्टर था, ये कहाँ हुआ? USA में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की लीडिंग इकनॉमी है, मतलब पूरी दुनिया में जो USA है, सिर्फ वहाँ की जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, उसकी मतलब USA की जो करेंसी है ना, डॉलर, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सभी देशों की करेंसी से सबसे ज़्यादा USA की करेंसी डॉलर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, Then the American Stock Exchange in the city of New York in a building on Wall Street. The Wall Street Stock Exchange collapsed in 1929 and the American economy collapsed with it. तो मैं भी बात कर रही थी, जो लीडिंग इकनॉमी है पूरी दुनिया की, वो कहाँ है? वो कौन सी है? USA वाली। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है ये न्यूयॉर्क के शहर में है। और ये जो बिल्डिंग है, मतलब न्यूयॉर्क में एक बहुत मशहूर स्ट्रीट है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। तो ये वॉल स्ट्रीट में ये बिल्डिंग है, और नाम क्या है इसका? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, द वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज भी इसे कहते हैं। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गई 1929 में। कोलैप्स होता है वही, मतलब फेल डाउन हो जाना। इसमें गिरावट आ गई 1929 में, एंड द अमेरिकन इकनॉमी कोलैप्स विद इट। और जिससे क्या हुआ? अमेरिकन की जो इकनॉमी थी उसमें भी गिरावट आ गई। ठीक है, दिस इवेंट वाज नोन एज द वॉल स्ट्रीट क्रैश। और ये इस जो घटना हुई थी इसे वॉल स्ट्रीट क्रैश कहते हैं, एंड वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। और तभी से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, समझ आया आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि लीडिंग इकनॉमी है पूरी दुनिया की, उसमें ये ग्रेट डिप्रेशन का डिज़ास्टर हुआ। यानी कि जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, उसमें बहुत भारी गिरावट आ गई। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, शेयर्स खरीदना छोड़ दिया। तो जिससे क्या हुआ? अमेरिकन इकनॉमी जो थी वो उसमें भी गिरावट आ गई। ठीक, और इस इवेंट को कहते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश, और तभी से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज वाली बिल्डिंग है, जो कि न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में है।
ठीक। और जब ये इवेंट हुआ था तो तब सभी न्यूज़पेपर्स की ये हेडलाइन बन चुकी थी। ये देखिए साथ में लिखा हुआ है वॉल स्ट्रीट क्रैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तब थर्सडे था। ठीक है, तो थर्सडे था इसलिए उसको ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। उस दिन को, जिस दिन ये क्रैश हुआ था, उसी दिन को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। ये देखिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि काजेज़ क्या थे। ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ इसकी वजह क्या थी। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब हुआ क्या था, 1920 से लेकर 1928 तक स्टूडेंट्स, ये जो ईयर्स थे ना, ये इन ईयर्स को कहा जाता है द रोरिंग ट्वेंटीज़। द रोरिंग ट्वेंटीज़ यानी तब इकोनॉमिक्स, जो यूएसए की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि तब नई नई मशीनरीज इन्वेंट की गई थी। तब वॉशिंग मशीन्स वगैरह बहुत सारी मशीनों का कंसेप्ट आया था। तो बहुत सारी कंपनीज़ ये चीज़ें बना रही थी। तो आप शेयर्स खरीद रही थी, बैंक्स में मनी इन्वेस्ट कर रही थी, बिज़नेस करने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही थी। तो जिनके पास पैसे नहीं थे वह तब भी बिज़नेस करना चाहते थे और वो बैंक से लोन ले रहे थे। तो ये सब चल रहा था, और जिससे क्या हो रहा था कि 1920 से लेकर 1928 तक जो अमेरिका की एक्सचेंज है, यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन हुआ क्या था कि कंपनीज़ बहुत बनी, फैक्ट्रीज़ बहुत खुली, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी थे जो ये काम कर रहे थे, वो सब कुछ बना रहे थे, वो प्रोडक्ट्स वगैरह। लेकिन उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही कम थी। अमेरिका के लोग वो चीज़ें ख़रीद नहीं रहे थे। चीज़ें बहुत बन रही थी लेकिन लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास शायद पैसे नहीं थे। क्या वजह थी? तो जब उन्होंने ख़रीदना ही बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ, अब जो कंपनी सामान बना रही हैं तो वो सारा सामान वेस्ट होने लग गया। ठीक। तो जिससे क्या हुआ फिर, अब कंपनीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह जो थी उनको मजबूरन अपनी मतलब कंपनीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो सामान बना रहे हैं और कोई सामान ही ना ख़रीदे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो सारी वेस्टेज ही थी। इसीलिए उनको फिर ये सब बंद करना पड़ा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स फेल। जो मशीनें वगैरह वो बनाते थे पहले, वो बाहर किसी और कंट्री में भी भेजते थे, किसी और जगह पर भेजते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाने लगे। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स। अब लोग जो थे वह बैंक्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे थे। उनके पास पता नहीं शायद बेरोज़गारी थी, क्या था, क्या रीज़न था कि वह बैंक में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे, और उल्टा क्या कर रहे थे, जो उन्होंने सेविंग्स करके रखी थी ना बैंक में, तो वो सारे पैसे वो बैंक से निकाल कर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मतलब बैंक में जो पैसा उन्होंने जमा पूंजी जो रखी थी वो सारी वह निकाल रहे थे। जिससे क्या हुआ, बैंक जो थे, मैक्सिमम बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, मतलब सारे मैक्सिमम बैंक जो थे वो क्लोज़ हो गए, उनका दिवालिया निकल गया, वो बंद हो गए। ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, कंपनीज़ बंद हो गई, बैंक्स बंद हो गए, तो उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब की तो नौकरी चली गई ना, तो जिससे क्या हुआ, बेरोज़गारी हो गई। ठीक है, तो ये सारी वजहें थी, मेन वजह तो यही थी जिससे कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब इस ग्रेट डिप्रेशन का असर क्या देखने को मिला। द ग्रेट डिप्रेशन अफेक्टेड ऑल कैपिटलिस्ट इकनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में जितनी भी इकनॉमीज़ है ना, तो उन सब पर ये ग्रेट डिप्रेशन का असर देखने को मिला। अमेरिकन बैंक्स इमीडिएटली विथड्रू द लोन्स दे हैड मेड टू जर्मनी। जो अमेरिकन बैंक जर्मनी को जो लोन दे रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1920 से लेकर 1928 तक ये जो ईयर्स थे इनको रोरिंग 20s भी कहा जाता है, और तब अमेरिका की इकोनॉमिक्स ग्रोथ अच्छी बढ़ रही थी, तो इसीलिए अमेरिका हर किसी कंट्री को लोन दे सकता था। तो अमेरिका ने जो जर्मनी को लोन दिया था उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, अब वह इतना मजबूर हो गया 1929 में कि उसको इमीडिएटली वो विदड्रू करना पड़ा। जो लोन उन्होंने जर्मनी को दिया था उसे विदड्रू करना पड़ा। बिज़नेस क्लोज़ हो गए, ग्रेट डिप्रेशन से हुआ ना, बिज़नेस सारे ठप हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, एंड इन्फ्लेशन वाज रैम्पेंट। और जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो भी अब अनलिमिटेड हो गई, आसमान छूने लग गई, इतनी महंगाई हो रही थी। जर्मन मनी हैड सो लिटल वैल्यू दैट इट माइट टेक अ व्हील बैरो फुल ऑफ नोट्स टू बाय अ फ्यू ग्रॉसरीज। अब जर्मन मनी तो आपने पिछली वीडियो में देखा है कि उसकी मनी की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची थी,
तो उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कुछ सौदा भी घर ले आ सके, मतलब ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये थे ग्रेट डिप्रेशन के इम्पैक्ट्स जो 1929 में देखने को मिले। और जर्मनी पर इस इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा। Germany was badly hit by the economic crisis. As a result of this crisis, 40% of the total industrial production decreased. अब जर्मनी पर तो इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला, क्योंकि जर्मनी तो ऑलरेडी अमेरिकन लोन पे ही डिपेंड थी ना। तो जैसे ही लोन देना बंद कर दिया अमेरिका ने, तो जर्मनी की तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ख़राब हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्राइसिस 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, 40% जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी वह कम हो गई। As a result of this crisis, as many as 6 million people succumbed their projects. Most of the workers during this time could be seen in the market with a poster in their hands, willing to do any work. अब इतनी ख़राब हालत हो गई लोगों की कि लोगों ने प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, और जो वर्कर्स थे जो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, उन्होंने अब क्या किया, अपने साथ वह पोस्टर ले जाते थे, अपने गले में वो पोस्टर लटका के रखते थे जिस पे लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कुछ भी काम दे दो, बस हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ काम चाहिए। ठीक है, तो इतनी ख़राब हालत थी। उसके बाद द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द नेशन मेड द वर्कर्स क्रिमिनल। अब लोगों को काम नहीं मिल रहा था, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी किसी काम की, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो फिर क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल बन गए थे वो, नेशन के वर्कर्स क्रिमिनल। ठीक है, मतलब गलत काम कर रहे थे। स्लोली एंड स्टेडली द सेविंग्स ऑफ वेज वर्कर्स रैन आउट एंड द करेंसी लॉस्ट इट्स वर्थ। और धीरे धीरे जो लोगों ने जो अपने जो जमा पूंजी रखी थी वह भी उनकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जिससे कि करेंसी बिल्कुल ही लॉस्ट इट्स वर्थ। ठीक है, देन ये पिक्चर आप देख लीजिए। इस पिक्चर में ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है जिसने अपने गले में ये पोस्टर लटका के रखा है जिस पे लिखा है विलिंग टू डू एनी वर्क। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ वेमर रिपब्लिक। अब सारी बात आ जाती है किस पे, वेमर रिपब्लिक पे, जो जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में बना था। ठीक है, वेमर रिपब्लिक। तो अब हुआ क्या है, इतनी ख़राब सिचुएशन जब हो गई जर्मनी की, तो वेमर रिपब्लिक तो ऑब्वियसली वो अकेली पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी, नो सिंगल पार्टी मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या करना पड़ा, उसको दूसरी पार्टी से सहायता लेनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। आपने पढ़ा होगा, कोलिशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर सरकार चलाएं, उसे कहते हैं कोलिशन। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। अब वे सिंगल पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी, अब कोलिशंस में उनको ये काम मतलब सरकार को चलाना पड़ा। दिस अफेक्टेड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिससे कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अनदर डिफेक्ट क्या था वेमर रिपब्लिक का, आर्टिकल 48 लगा, विच गेव द प्रेजिडेंट द पावर्स टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाई डेक्री। जिससे कि प्रेजिडेंट को पूरी पावर्स मिल गई कि वह कंट्री में एमरजेंसी लगा सकता था, इम्पोज कर सकता था। ठीक है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया एंड रूल बाई डेक्री, यानी कि अब जो रूल, मतलब अब कोई भी रूलर अपनी मर्ज़ी से रूल कर सकता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये थे डिफेक्ट्स वेमर रिपब्लिक के। रूल बाय डेक्री के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा राइज़ ऑफ हिटलर। ठीक है, थैंक यू सो मच।